नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र की भक्ति करते हैं, किसी पक्ष की भक्ति नहीं। सत्य सत्य होता है और गलत गलत। अब वैसे तो कहा जाता है कि प्रेम और युद्ध में सब जायज होता है, लेकिन प्रेम और युद्ध तो ठीक, लेकिन अब तो जैसे राजनीति में सब कुछ जायज हो गया हो। यानी कि सत्ता पाने के लिए दोस्त दुश्मन भी बन जाए और दुश्मन दोस्त भी बन जाता है। अब भले ही वर्ष 2022 चल रहा है, लेकिन सपने तो 2024 के देखे जा रहे हैं। जहां एक और भाजपा को विश्वास है 2024 में भी भव्य जीत का, तो दूसरी ओर विपक्ष कुछ समय के अंतराल में करता है एकजुट होने की कोशिश। अब वर्तमान स्थिति की ही बात करें तो नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या बल्ब सूरज की रोशनी को ढक पाएगा? यानी कि नरेंद्र मोदी की जो मोदी लहर है उसमें रुकावट ला पाएंगे? अब भाजपा के सामने लड़ने क्या अलग अलग विचारधारा रखते पक्ष एक विचार से चुनाव में उतर पाएंगे? नीतीश के दिल्ली दौरे से पहले मीडिया ने लल्लन सिंह से सवाल किया कि देश के सभी राजनीतिक पार्टियों की महत्वाकांक्षा को कैसे पूरा करेंगे। इसे लेकर लल्लन सिंह ने यह कहा कि नीतीश कुमार इसी काम के लिए तो दिल्ली में है, ताकि तमाम उन पार्टियों को एक साथ एक मंच पर लाए जो भाजपा को हराना चाहती है। इसके बाद लल्लन ने यह भी कहा कि हर ताले की चाबी होती है तो विपक्ष एक मत क्यों नहीं होगा। अगर हम अपने मकसद में सफल हो गए तो फिर भाजपा को पटकनी देने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन इसके लिए सबसे पहले क्षेत्रीय पार्टियों की अपनी महत्वाकांक्षा छोड़नी होगी और तभी हम सफल भी हो पाएंगे। कांग्रेस को भी इस पर विचार करना होगा, जिन्हें कई राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों से मुकाबला करना पड़ता है। इसके बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने आगे कहा कि नीतीश कुमार कभी भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। उनका मकसद बस इतना ही है कि सब लोग एक साथ आ जाए। यह तो हुई एक तरफ की बात, सामने भाजपा भी कैसे चुप रह जाती। आक्षेप होते हैं तो प्रति आक्षेप भी होते हैं। दूसरी तरफ भाजपा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि अब कौन ताला चाबी रखता है, वो जमाना तो चला गया है। अब जमाना डिजिटल युग का आ गया है। देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने दिल में बिठा रखा है। 2024 में एक बार फिर उन्हें प्रधानमंत्री पद पर बिठाने के लिए उस पर डिजिटल लॉक भी कर दिया गया है और इस बार देश की जनता रिकॉर्ड तोड़ सीटों से प्रधानमंत्री मोदी जी को जिताएगी। अब ऐसे तो भाजपा को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी वाकिफ है भाजपा की डिजिटल ताकत से, प्रचार से और प्रसार से और राजनीतिक सूझबूझ और चाणक्य नीति से। भाजपा जैसी बड़ी राजनीतिक पार्टी के सामने क्षेत्रीय पार्टियों की लड़ाई जैसे वामन के सामने विराट जैसी होगी और उसका क्या परिणाम आएगा, ये प्रश्न का उत्तर तो भविष्य में वर्तमान बनकर सामने आ जाएगा। अब आगे बात करें तो नीतीश कुमार ने दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वामपंथी नेताओं सीताराम येचुरी और डी राजा, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव सहित कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की है। हर मुलाकात के बाद वह कहते रहते हैं कि इस भेंट का मकसद विपक्षी दलों को भाजपा के खिलाफ एकजुट करना है और विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। हमारा निजी कोई चॉइस नहीं, हमारा बस एक ही चॉइस है कि सब मिलकर के अधिक से अधिक एकजुट हो जाएंगे तो अपने देश के हित में वो काम होगा। नेता कैसे चुना जाएगा? चुना जाएगा, आपस में बात करके चुन लेंगे, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नीतीश जी, मैंने हमको नहीं चाहिए, अन्य जो भी चाहेंगे उसमें देख लिया जाएगा, कर लिया जाएगा। सर दो सवाल है, कांग्रेस की भूमिका क्या होगी और एक आप दिल्ली आए तो विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की, हमारी बातचीत उनसे भी हो रही है और सब जो बात कर रहे हैं उन लोगों से भी हमारी बातचीत हुई है, बातचीत आगे भी होगी और अभी तो कई लोगों से बात हो ही गई, आगे भी कुछ और लोगों से सब कुछ हो जाएगा और तब जब जरूरत पड़ेगी तो एक साथ भी बैठेंगे, वो तो आगे की बात है।
अब जब विपक्ष की एकजुटता की बात हो रही है तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी याद आ जाती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह और पड़ोसी राज्य बिहार और झारखंड के उनके समकक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए कई अन्य विपक्षी दलों के साथ हाथ मिलाएंगे। अपनी पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो बनर्जी ने यह दावा किया है कि भाजपा अपने अहंकार और लोगों के गुस्से के कारण घोर पराजय का सामना करेगी। उन्होंने कहा कि मैं, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन और कई अन्य लोग 2024 में एक साथ आएंगे। सभी विपक्षी दल भाजपा को हराने के लिए हाथ मिलाएंगे। एक तरफ हम सब होंगे और दूसरी तरफ भाजपा का 300 सीटों का अहंकार उसकी नियति होगी। 2024 में खेला होबे। बांग्ला থেকেই তৈরি হবে। এখন তো আমরা একসাথে, ওদিকে নীতিশজি আছে, ওদিকে অখিলেশ আছে, ওদিকে হেমন্ত আছে, ওদিকে আমি আছি, ওদিকে আমাদের বন্ধুরা আছে, সর্বত্র আছি আমরা, সব এক হয়ে যাবে দেখবেন। আর 275 না 80 আর 300 নিয়ে গর্ব করে বেড়াচ্ছে তো। রাজীব গান্ধীর সময় 400 ছিল, তাও ধরে রাখতে পারেনি। আর এদের 300-র কাছাকাছি আছে তো। এই যে আমি 5টা রাজ্যের কথা বললাম, এখানেই 100টা ঘ্যাচাং ফু। एक ऐसी लड़ाई में आगे बढ़ना है और जागरूक करना है लोगों को, जिससे हम लोग इस लड़ाई में कामयाब हो जाएं। लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत कठिन है, क्योंकि जिनसे हमें लड़ना है, जिनसे हमें कुछ पाना है, वो बहुत ताकतवर लोग हैं। कोई संस्था ऐसी नहीं जहां पर वो ना पहुंच गए हों। हर संस्था पे उनका कब्जा है। अब जब संस्थाओं पे कब्जा हो जाता है तो शायद हमें और आपको न्याय भी नहीं मिल सकता है। आपकी सच बात को भी झूठा बनाया जा सकता है। तुम पे तो नहीं लॉकर है, हम पे लॉकर नहीं है। ये देखिए, आप अगर बीजेपी से लड़ रहे हैं तो आपको सब जांच के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप भागीदारी का संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप हर तरीके से तैयार रहिए। आपके ऊपर केस, मुकदमे, जांच सब होगी। ये 24 की तैयारी है, ये शुरुआत है इन संस्थाओं से। इसी तरह 24 की तैयारी चलेगी। देखिए, जो वर्तमान देश की स्थिति है, जब देश एक वैश्विक महामारी से उभर रहा है, देश के 80% लोग जो ग्रामीण परिवेश में अपना जीवन यापन करते हैं, उसके प्रति प्राथमिकता के आधार पर चिंताएं होनी चाहिए। यहाँ तो ऐसा लगता है कि आज आम नागरिक, किसान, मजदूर, मध्यवर्गीय, नौजवान सभी गायब हो गए। सरकार बनाओ, सरकार तोड़ो, विधायक खरीदो, विधायक बेचो। आखिर व्यापारियों का और दूसरा काम क्या होता है? देश चलाना थोड़ी। खरीद फरोख्त कर, हम जनता के लिए काम करते हैं, हमें खरीद फरोख्त नहीं है। और देखेंगे, इन व्यापारियों को भी हम जवाब देंगे और राज्य की, देश की जनता जवाब देगी। इनके हर करतूतों पर पूरे देश का नज़र है। धर्म समाज पर कितने दिनों तक ये अपनी रोटी सेकेंगे, ये भी हम लोग देखेंगे। धर्म समाज के आधार पर और धर्म समाज को बांटकर कभी देश आगे नहीं बढ़ सकता। और बहुत दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार देश की आधे राज्यों से सिर्फ लड़ाई कर रहा हो, उनकी सरकार गिराने और बनाने की काम कर रही हो, तो उस देश का भविष्य क्या हो? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो बुधवार को ये नई दिल्ली में कह दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों का मेन फ्रंट बनेगा। अब आपको बता दें कि इससे पहले शरद पवार भी जोर दे चुके हैं विपक्ष के एकजुट होने पर और प्रयास भी कर चुके हैं। अब नीतीश कुमार भी कैसे बाकायदा रह जाते हैं। नीतीश कुमार भी शरद पवार से मिले इसी सिलसिले में। पण नीतीश कुमारनी टाकलेलं पाऊल यात त्यांचं छान फळाचं आहे। उद्याच्याला जे संकट भाजप त्यांच्या आणणार आहेत त्याची नोंद वेळीच घेऊन त्यांनी खबरदारी घेतली।
एका दृष्टीनं त्यांनी राज्याच्या दृष्टीनं त्यांच्या पक्षाच्या दृष्टीनं अतिशय योग्य निर्णय घेतला। लेकिन इस बीच विषय ये भी है, प्रश्न ये भी है कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नीतीश के साथ खुलकर आएंगे? क्योंकि जहां एक और कांग्रेस को खोई हुई सत्ता में आना है तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी, बड़ी पार्टी के तौर पर 2024 में साबित होना है। अब ऐसे भी गौर करें तो एक और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के मिशन पर है। हर एक व्यक्ति का, हर एक संगठन का ओपिनियन होता है। बीजेपी का ओपिनियन है, आरएसएस का ओपिनियन है, वो ठीक है। हमारे लिए ये यात्रा जनता से जुड़ने की यात्रा है और जो नुकसान बीजेपी आरएसएस की विचारधारा ने देश का किया है, जो देश को बांटा है, नफरत फैलाई है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा निकाली। तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन पर है। अभी इन्होंने दिल्ली में हमारी सरकार गिराने की कोशिश करी। सोचो इनकी हिम्मत। दिल्ली में हमारे 70 में से 62 सीट हमारी है। इन्होंने प्लानिंग बनाई, केजरीवाल के 40 एमएलए तोड़ेंगे। इन्होंने कहा 20-20 करोड़ रुपए में एमएलए खरीदेंगे। हमारे एमएलए को मिले ये लोग, एक एक एमएलए को मिले, बोले 20 करोड़ रुपए ले लो, केजरीवाल की पार्टी छोड़ दो, बीजेपी में आ जाओ, मंत्री भी बनाएंगे और 20 करोड़ भी देंगे। पर भाई साहब हमारे सारे ईमानदार आदमी हैं, अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, सबने आके मेरे को बता दिया 40 एमएलए तोड़ने थे इनको। 20-20 करोड़ के हिसाब से 800 करोड़ रुपए लेके आए थे ये। 800 करोड़ रुपए बताओ जी कहां से आए 800 करोड़ रुपए? अब इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ी। कितने एमएलए खरीदे वहां पे? फ्री में थोड़ी खरीदे। कोई कह रहा 50 करोड़ में खरीदे, कोई कह रहा 40 करोड़ में खरीदे। इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ी, इन्होंने कर्नाटक में सरकार तोड़ी, इन्होंने गोवा में सरकार तोड़ी, इन्होंने असम में सरकार तोड़ी। 277 एमएलए खरीद चुके अभी तक ये। 277 20-20 करोड़ रुपए के हिसाब से भी लगा लो, 6000 करोड़ रुपए इन्होंने एमएलए खरीदने में लगा दिए। ये पैसा कहां से आया जी? ये आपके टैक्स का पैसा है, ये जीएसटी का पैसा है, ये दूध दही के ऊपर टैक्स का पैसा है। हमारे पास किस चीज की कमी है? भगवान ने, ऊपर वाले ने भारत को सब कुछ दिया है। नदियां दी है, पहाड़ दिए हैं, खनिज पदार्थ दिए हैं, फसलें दी हैं, जड़ी बूटियां दी हैं, समुद्र दिया है, सब कुछ दिया है। फिर हम पीछे क्यों रह गए? तो दोस्तों ये 75 साल में इन नेताओं और इन पार्टियों ने गंदी राजनीति करी है। राजनीति के सिवा कुछ नहीं करा, अपने घर भरने के सिवा कुछ नहीं करा। एक ही उम्मीद है, उसी के लिए निकला हूं मैं। दिल्ली से पूरे देश में जाऊंगा। 130 करोड़ लोगों को इकट्ठा करना है इस देश के। जिस दिन 130 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि एक तरफ हम देखें तो कांग्रेस है भारत जोड़ो यात्रा पर और आम आदमी पार्टी है मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन पर। यानी कि नेता साथ मिल तो लेते हैं पर पार्टी का अभियान अलग अलग होता है। अब यह तो बात हुई कि क्षेत्रीय पार्टियां या विपक्ष के एकजुट होने के नीतीश कुमार के प्रयास की, लेकिन क्योंकि यह प्रयास आगे भी हो चुका है कि विपक्ष एक होकर भाजपा के सामने लड़े, तो फिर भाजपा भी कैसे पीछे हटे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अहमदाबाद के कार्यक्रम में पहले ही उनके मत क्षेत्रीय पार्टियां क्या है ये बता चुके हैं। आज क्षेत्रवाद और परिवारवाद सबसे बड़ा देश के लिए चैलेंज है और मैं ऑपोजिशन पार्टियों को भी कहता हूं, रास्ता सूत्र देता हूं, समझना हो तो समझो। आप देखिए आज देश में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गई है, कोई नहीं रह गई। और मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। आप देखिए पहले देश में क्षेत्रीय पार्टियां आई और धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियां परिवार की पार्टियों में परिवर्तित हो गई। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी है, लड़ किससे रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस, पहले क्षेत्रीय पार्टी थी, बाद में
परिवार की पार्टी बन गई। पीडीपी पहले क्षेत्रीय पार्टी थी, परिवार की पार्टी बन गई। पंजाब में संयुक्त शिरोमणि अकाली दल किसकी पार्टी है? परिवार की पार्टी है। पहले क्षेत्र की पार्टी बनी है, परिवार की पार्टी बन गई। हरियाणा में आइए आप, ये लोकदल, अभय चौटाला, अजय चौटाला जो भी बोले, क्षेत्र की पार्टी है, परिवार की पार्टी। उत्तर प्रदेश में हमारी टक्कर किससे हुई? समाजवादी पार्टी से। किसकी पार्टी है? क्षेत्र की पार्टी है, परिवार की पार्टी है। बिहार में हमारी टक्कर किससे हुई? आरजेडी लालू से हुई। किसकी पार्टी है? पहले क्षेत्र की पार्टी थी, अब परिवार की पार्टी बन गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड में किसके साथ लड़ाई हुई? हेमंत सोरेन के साथ, शिबू सोरेन के साथ। कौन सी पार्टी है? क्षेत्र की पार्टी है, अब परिवार की पार्टी बन गई है। बंगाल में हमारी लड़ाई हुई, किससे हुई? टीएमसी से। किसकी पार्टी है? पहले क्षेत्र की पार्टी, अब परिवार की पार्टी बन गई। आप बीजू जनता दल पर आइए, एक व्यक्ति की पार्टी। आप आंध्र प्रदेश में आइए, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी। किसकी पार्टी है? वाईएसआर की पार्टी। पहले क्षेत्र की पार्टी, अब परिवार की पार्टी। तेलंगाना में आइए, किसकी पार्टी है? चंद्रशेखर राव की पार्टी है, तेलंगाना राज्य समिति की पार्टी है, टीआरएस है। किसकी पार्टी है? क्षेत्र की पार्टी है, परिवार की पार्टी बन गई। तमिलनाडु में डीएमके क्या है? परिवार की पार्टी है, क्षेत्र की पार्टी थी। महाराष्ट्र में क्या है? हमारी एनसीपी और शिवसेना क्या है? पहले ये क्षेत्र की पार्टी थी, विचार की पार्टी थी, अब ये परिवार की पार्टी हो गई। आप सारे देश में देखेंगे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में भी मैं बोल दूं, न तो ये इंडियन रह गई है, न ये नेशनल रह गई है, और न ही ये पार्टी रह गई है, ये भाई बहन की पार्टी हो गई है। ये भी हमको याद रखना है। ये तो भाई बहन की पार्टी हो गई है। G23 फलाना ढमकाना शब्दावली आप देखिए, यानी पार्टी में विचार विरोध रखना यानी पार्टी विरोधी हो जाना। और नेशनल कहां रह गए? 2 स्टेटों में सीमित है, और आपका आशीर्वाद रहेगा तो वहां भी कमल खिलेगा। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। अब अगर रणनीति का जिक्र हो रहा है तो फिर प्रशांत किशोर भी याद आ ही जाते हैं, और नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की आक्षेपबाजी भी अभी चल रही है। प्रशांत किशोर, जो कि अहम माने जाते हैं मोदी जी की प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने की रणनीति बनाने के लिए, तो हाल ही में प्रशांत किशोर के बारे में नीतीश कुमार ने कहा कि वे मेरे साथ आए, हमने उनको सुझाव दिया कि यह काम छोड़ दे, लेकिन वे नहीं माने। देश में कई पार्टियों के बारे में काम करते रहे, उनका धंधा है। बिहार में जो करना चाहते हैं करें, उनके बयान का कोई अर्थ नहीं। उनको यह मालूम नहीं है कि 2005 से क्या काम हुआ है। वे पब्लिसिटी के एक्सपर्ट है, हो सकता है कि उनका भाजपा को मदद करने का मन हो। वो आदमी तो मेरे साथ आया ना, लेकिन बाद में हम सुझाव दिए कि ये सब काम वो सब छोड़िए, नहीं माने। आज दूसरा देश भर में कितना पार्टी का काम करते रहे, तो उसका वो धंधा है। अब बिहार में वो अपना जो करना चाहिए करे ना भाई, उससे क्या मतलब है? उसके स्टेटमेंट का कोई अर्थ नहीं है। एक बात जान लीजिए, आप उसके बोल रहे हैं उनके बारे में, तो उनको पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। तो हाँ, ये लोग को मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है, वही सब अंड बोलते रहता है। कोई मतलब है क्या? 3 दिन और आप जान लीजिए, अगर कोई इस तरह की बात बोलता है तो आप समझ लीजिए मन होगा, कुछ बीजेपी के साथ रहने का मन होगा, बीजेपी का भीतर से मदद करने वाला मन होगा। इसके बाद पीके ने नीतीश कुमार पर पलटवार करते हुए कहा था कि वह बुजुर्ग हो गए हैं और 1 साल में उन्हें सब पता चल जाएगा। यही नहीं, उन्होंने कहा था कि यदि नीतीश कुमार 10 लाख नौकरियों के वादे को पूरा कर देते हैं तो मैं सब काम छोड़कर उनके साथ लग जाऊंगा। कि 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आपको याद आया कि 10 लाख सरकारी नौकरी दी जा सकती है। अगर आप इसको दे सकते हैं या दे सकते थे तो अभी तक रुके हुए क्यों थे? पहले ही दे देना चाहिए था। लेकिन चलिए, अब नीतीश कुमार इतने बड़े नेता हैं, उनको ए से लेकर जेड तक आता है, दूसरे को तो एबीसी भी नहीं आता है। उन्होंने कहा है कि 10 लाख नौकरी दे देंगे, तो हमने भी कहा है कि साहब आप 10 लाख नौकरी दे दीजिए, आप ठीक कह रहे हैं। तब हम लोग जैसे लोगों की अभियान चलाने की क्या जरूरत है? 10 लाख नौकरी दे दीजिए, अभियान को वापस ले लेंगे। अभियान ही वापस नहीं लेंगे,
उनके पीछे खड़े होकर उनको अपना नेता मान के जैसे 15 में उनका काम कर रहे थे, वैसे फिर से उनका काम करने लगेंगे, फिर से उनका झंडा लेके घूमेंगे। 10 लाख लड़कों को नौकरी देके दिखाइए साल भर में। अब आपको याद दिला दे कि प्रशांत किशोर तो पहले ही बता चुके हैं कि जिस तरह से 40 साल पहले कांग्रेस सत्ता का केंद्र रही, उसी तरह भाजपा भी सत्ता के केंद्र में बनी रहेगी, चाहे चुनाव हारे या जीते। किशोर का मानना है कि भाजपा से कई दशकों तक कांग्रेस और अन्य दलों को लड़ना होगा। उन्होंने आगे कहा कि एक बार जब कोई राष्ट्रीय स्तर पर 30% वोट हासिल कर लेता है तो इतने जल्दी राजनीतिक तस्वीर से नहीं हटता। इस जाल में बिल्कुल मत फंसिए कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज है और उन्हें सत्ता से बाहर कर देंगे। हो सकता है कि लोग मोदी को सत्ता से बाहर कर भी दे, लेकिन भाजपा अभी कहीं नहीं जा रही है। आपको इससे अगले कई दशकों तक लड़ना पड़ेगा। is going to be the center of the Indian polity, whether they win, whether they lose, like it was for first 40 years for Congress. BJP is going nowhere. Once you secure 30% plus vote at India level, you are not going away in a hurry. So do not ever get into this trap that people are getting angry and they will throw away Modi. Maybe they will throw away Modi, but BJP is not going anywhere. They are going to be here. You have to fight it out for next many decades. It's not going in a hurry. So that is where the problem lies with Rahul Gandhi probably. He thinks it's just matter of time when people will throw him away. That's not happening. यानी कि भाजपा की 2024 में सत्ता का यकीन प्रशांत किशोर पहले ही अपने निवेदन से दिला चुके हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के अगर भाजपा सत्ता में रहेगी तो फिर मोदी नहीं तो फिर कौन होगा, या फिर योगी आदित्यनाथ। यानी कि भाजपा एक और दमदार नेता जो कि दिल्ली तक जाने वाले उत्तर प्रदेश में लोग चाहना रखते हैं, वह योगी आदित्यनाथ को आगे कर भी सकती है। अब ये तो वक्त ही बताएगा भाजपा या विपक्ष की एकजुटता क्या होती है या फिर कुछ और होता है। लेकिन मुद्दा यहां पर यह है कि विपक्ष एकजुट हो गया तो भी कैप्टन कौन रहेगा, या फिर भाजपा जो कि हमेशा जानी जाती है कि कुछ भी हो जाए, कोई भी रणनीति या कोई भी चेहरा आगे करना पड़े लेकिन जीत तो लेनी है, तो क्या हो सकता है कि कोई चेहरा और भी उभर कर आए। मुद्दा यह भी है कि विपक्ष को आगे भी एकजुट होने का प्रयास शरद पवार, ममता बनर्जी या फिर कांग्रेस के भी दिग्गज नेता कर चुके हैं, लेकिन वो प्रयास उतना सफल नहीं नजर आया था। तो क्या ये नीतीश कुमार के सपने ही दिखेंगे या फिर कुछ वास्तविकता में भी विपक्ष की एकजुटता नजर आएगी? क्या क्षेत्रीय पार्टियां जिसे कि अब भाजपा वामन गिनती है, क्या वो वामन विराट पर भारी हो पाएगा, या फिर 2024 के लिए बीजेपी ने भी कुछ सोच के रखा है? क्या होगा एजेंडा? अगर सारे ही विपक्ष एकजुट हो जाए तो भाजपा क्या करेगी, या भाजपा भी फिर सहारा लेगी कि क्यों ना क्षेत्रीय पार्टियां, भले वो परिवारवाद कहते हो या क्षेत्र से जुड़ी छोटी पार्टी गिनते हो, उन्हें भी क्या एकजुट होने के प्रयास में शामिल करना होगा? अब वक्त तो बता ही देगा, लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।